बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीआरपीसी के ये जो सेक्शन 41 है सीआरपीसी का उसके तहत बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार का गलत इस्तेमाल हो रहा है। पुलिस किसी आरोपी को नाहक गिरफ्तार ना करे, ना ही मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तारी को अधिकृत करे। इसके लिए आप जानते हैं कि 498 के तहत जैसे ही दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज होता है, पुलिस उसी वक्त यानी सबूत जुटाने या जांच से पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। पति के साथ एफआईआर में दर्ज अन्य रिश्तेदार भी पकड़ लिए जाते हैं, चाहे वो कहीं भी रहें। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इसे गलत बताया बल्कि यह भी कहा कि अब तुरंत गिरफ्तारी से पहले पुलिस को क्या क्या करना चाहिए। पुलिस को संतुष्ट होना पड़ेगा कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं, सेक्शन 41 के निर्देशों के अनुसार मामला बनता है या नहीं। सभी पुलिस अफसरों को सेक्शन 41(1) B(2) ये सब कुछ होता है कि तहत चेकलिस्ट दिए जाएंगे। पुलिस अफसर इन्हें भरकर और सबूत के साथ मजिस्ट्रेट को पेश करेगा। मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट को देखकर ही गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करेगा, उसे मंजूरी देगा। अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो उसे 2 हफ्ते के भीतर मजिस्ट्रेट को बताना होगा कि क्यों नहीं गिरफ्तार किया है अभी तक। इससे ज्यादा वक्त लग गया तो एसपी को लिखित तौर पर बताना होगा। आरोपी को केस दर्ज होने के 2 हफ्ते के भीतर पेश होने के लिए कहा जाएगा। एसपी चाहे तो यह समय और बढ़ा सकता है। इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो पुलिस अफसर और मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सिर्फ 498A के लिए नहीं है बल्कि उन सभी मामलों के लिए जिनमें 7 साल उससे कम या 7 साल तक की सजा है। यह एक विवादित मामला रहा है जिसके दोनों पक्षों पर अध्ययन के बाद 2011 में संसदीय समिति ने कहा था कि कमेटी के पास यह हां या ना में जवाब नहीं है। कई मंत्रालयों ने दलील दी है कि 498 का डर समाज में असर कर रहा है क्योंकि इसमें जमानत नहीं मिलती और पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के कार्रवाई कर सकती है यानी संज्ञान ले सकती है। समिति का सुझाव है कि अगर इसमें बदलाव हुआ तो यह औरतों के खिलाफ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में भी 498 के गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इसमें बदलाव की बात कही थी। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट का भी सुझाव आया था कि इस अपराध को नॉन बेलेबल से बेलेबल करना चाहिए। सब गूगल में मिला। जून 2008 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश की भी जानकारी गूगल में मिलती है जिसमें वो बिना सही जांच के गिरफ्तारी नहीं करने की बात करते हैं, सिर्फ मुख्य आरोपी गिरफ्तार होगा। दिल्ली के रोहिणी की एक अदालत ने आदेश दिया है कि दहेज के मामले में वधू पक्ष को भी आरोपी बनाया जाए। तो इस तरह के कई आदेश हैं और रिपोर्ट हैं। तो क्या इस आदेश के बाद, बुधवार के आदेश के बाद, दहेज प्रताड़ना के नाम पर पतियों की परेशानी खत्म हो जाएगी या बीवियों की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी? ये 2 बेसिक क्वेश्चन है। प्राइम टाइम में हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है नेहा गुप्ता जी, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। उनके बगल में दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, आप सदस्य हैं सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की। कौशल कुमार हैं, उस याचिकाकर्ता के आप वकील हैं जिसके मामले में ये फैसला आया है। और मुंबई से फ्लेविया एग्नेस हैं, आप महिला के अधिकारों के मामलों पर आप इन्हें काफ़ी लिखते पढ़ते और सक्रिय देखा होगा। फ्लेविया, हमारे दर्शकों के लिए कम शब्दों में अगर आप बता सकें, पढ़कर यही लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने शायद ठीक किया है कि पुलिस जांच करे और 2 हफ्ते का समय ले और पूरी प्रक्रिया उसे एक बता दी गई ये करना है। तब जब दहेज के मामले में अगर हत्या होती है या प्रताड़ना के मामले आते हैं तो उसकी गिरफ्तारी की जाए। क्या ये सही फैसला है? अगर नहीं है तो कारण क्या है, आपको बुनियादी कारण क्या है? मुझे लगता है कि ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति इस तरह से औरतों के ऊपर कमेंट्स करते हैं और ऐसे कमेंट्स बार बार आते हैं। लेकिन दूसरा पलट के हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस का जो स्टैटिस्टिक्स आता है कि साउथ एशिया रीजन में औरतों के लिए ऊपर जो हिंसा रहे, बहुत गंभीर परिस्थिति ये है। सालों भर यही स्टैटिस्टिक्स हमारे पास उबल के आ रहे और यूएन बोलते कि इंडिया क्या कर रहे। जब भी कुछ करने का कोशिश करे तो हम हर टाइम इसको बोलते कि गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश में औरतों के फेवर में कोई भी लॉ है ना, वो सिर्फ ऑर्नामेंटल रूप से हमने रखना चाहिए, किसी ने उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस्तेमाल किया तो उसका गलत उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, ऐसा हमारा उच्च न्यायालय ऐसे सोचते हैं। तो अभी हम देखें कि 498 क्या है। 498 सिर्फ दहेज के लिए नहीं है, वो क्रूरल्टी के लिए भी है, जिसका औरत के ऊपर हिंसा होते है, किसी तरह का हिंसा होते है, ये लागू होता है। तो इसमें गलत इस्तेमाल की सही इस्तेमाल, उसमें इंक्वायरी करना चाहिए कि नहीं। ये सारा क्रिमिनल केस में है, ये सिर्फ दहेज के लिए नहीं। तो ये दहेज के लिए ऐसा है कि जैसा पेपर में वो बढ़ावा देके वो पब्लिश होता है तो इसमें गैर इस्तेमाल होता है और कोई भी औरत का कोई भी कंप्लेंट कौन सा भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बुनियादी बात जानना चाहता हूँ, अदालत का फैसला किन कारणों से सही है, अगर उस पर नहीं जा रहा हूं मैं।
इसका असर क्या है अगर अदालत ने उसमें मतलब ये क्या कि 498 एक सेकंड मैम, अक्सर बहुत खराब है, और दूसरा क्या है एक कि सेकंड अभी आप ये बताइए कि क्यों खराब है? जजमेंट आया है। ये जो जजमेंट आया है वो ठीक है, पहले आप सोचो, पहला मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की 5 जजेस का बेंच में एफआईआर कभी दर्ज करना, किस मामले में, फैमिली इश्यूज में दर्ज करना, इसका स्पष्टीकरण दिया है। अगर शायद ये न्यायमूर्ति ने वो नहीं पढ़ा कि दूसरा कुछ वो अपने विचारों में ये उन्होंने नहीं मान दिया, सकता। नहीं ये देखिए वो अवमानना वाला मामला हो जाता है कि वो पढ़े कि नहीं करना ही है। पढ़े। मेरा एक बात बताइए कि उन्होंने एक व्यवस्था दी है कि अगर ये मामला आपके सामने आता है तो आप ये कदम उठाएं, तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय ये एक प्रोसीजर है, उसको आप फिलअप करें, अब मजिस्ट्रेट के पास जाएं, मजिस्ट्रेट संतुष्ट होते हैं तो आप उसे गिरफ्तार करें। ये एक सुविधा उन्होंने 498 सहित अन्य उन मामलों में भी दी है जिसमें 7 साल तक की गिरफ्तारी है। अब इससे जो दहेज के ये जो 498 की भावना है वो कैसे प्रभावित होती है, ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए, या उससे और ये निष्पक्ष हो जाता है ये कानून कि हाँ इसमें भेदभाव की गुंजाइश नहीं है, इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब ये और प्रभावी रूप से लागू होगा महिलाओं के अधिकारों के प्रति। मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति यही है कि कोई तुरंत 498 अरेस्ट दर्ज करके अरेस्ट नहीं करते, उनका इंक्वायरी होता है और उसके बाद वो दर्ज होता है। ये जो समझ जो न्यायमूर्ति के मन में है, मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ उसमें प्रॉब्लम है, और उसके ऊपर मीडिया जो उसको उछल रहे हैं और उसका बढ़ावा देते हैं उसमें और प्रॉब्लम है। तो दर्ज किया, कंप्लेंट नहीं दर्ज मत दर्ज करो, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि कंप्लेंट दर्ज होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होके उसमें अरेस्ट करने का जरूरी है कि नहीं। ये सारे गुनों में यही है कि अरेस्ट का जरूरी है कि नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं तय करते, वो पुलिस तय करते हैं उसमें क्या जरूरी है क्या नहीं। और वही कारण से जैसा अन्य गुने में जैसा होता है वैसा इसमें भी होगा। इसीलिए ये गलत दुरुपयोग करते हैं, विमेन आर मिसयूजिंग द लॉ। मुझे उसमें प्रॉब्लम है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट जज ऐसा नहीं कह सकते कि किसी के औरत के ऊपर जख्म हुआ, उसके लिए परेशान हुआ और एफआईआर मत दर्ज करो। क्या कहा है कि एफआईआर दर्ज करो, इंक्वायरी करो, उसके बाद में अरेस्ट करो। ये सारे गुने में जो हो रहे इसमें वही हो जाएगा। लेकिन पुलिस के मन में भावना में ये पैदा होएगा कि 498 हमको सीरियसली नहीं लेना है, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं करना है। ये मुझे स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि एफआईआर दर्ज होना बहुत ही जरूरी है। अरेस्ट का तुम इंक्वायरी करो और उसके बाद में अरेस्ट करो, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं, उसमें एतराज नहीं। नेहा जी मैं आ रहा हूँ दीपिका, एक जो बात वो कह रही है कि 498 को अब पुलिस सीरियसली नहीं लेगी, मतलब अब मामला किसी ने दर्ज कराया तो तुरंत गिरफ्तारी और तुरंत एक्शन जो लेना है, अब उसके पास 2 हफ्ते का समय होगा, तो अब पता नहीं कि उसमें सबूतों के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा। अदालत ने ज़रूर इस पर सोचा होगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे सीरियसनेस खत्म हो जाएगा इस पूरे मामले से? आपको नहीं लगता कि ये और बेहतर हो गया ये? जी मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही प्रतिगामी कदम है। ये स्त्री अधिकारवाद आंदोलन जो पिछले 10 साल से स्त्रियां लड़ रही हैं, पुरुष भी लड़े हैं इसके लिए, ऐसा नहीं है, उसके लिए इतना बड़ी ठेस पहुंचाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या किया है, मतलब इसमें अगर ये फैसला दिया गया है, यही कहा है ना कि आप 4-5 प्रोसीजर करें, संतुष्ट हो लें, इंक्वायरी कर लें, इसमें खतरा क्या है? मतलब हमारे अगर दर्शक अगर समझना चाहेंगे आप क्यों विरोध कर रही हैं, पृष्ठभूमि छोड़िए नारीवादी आंदोलन का, इस फैसले के संदर्भ में बताइए। ये ऐसा है जैसे आपने कह दिया कि शेर के मुंह में से दांत निकाल लो, बाकी सब ठीक है। आपने शेर के मुंह में से दांत निकाल लिए तो शेर नहीं रहा, वो बिल्ली बन गया। तो पर आप ये कहते हुए इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि इस कानून का इतना गलत इस्तेमाल भी हुआ नहीं है। इस कानून का बहुत सारे परिवार हमारे जानने में भी, बहुत सारे जानने में भी हैं, और बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिन्होंने सचमुच सताया भी है। हर कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। रेप है, मर्डर है, डिकॉइटी है, रॉबरी, हर एक का गलत इस्तेमाल होता है। बहुत बार कोर्ट में ऐसे केस आते हैं जहां रेप का चार्ज भी लगता है और कई बार साबित होता है कि वो जो था गलत था और लड़की ने जानबूझ के लगाया था। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहें कि रेप की स्टैट्यूट भी हटा दो, ये भी प्रोविजन हटा दो आईपीसी से, आप मर्डर भी हटा दीजिए, आप सारे ही हटा दीजिए, आप कुछ भी मत छोड़िए, आप आईपीसी भी हटा दीजिए, क्योंकि हर चीज का गलत इस्तेमाल होना उसी कानून में इसमें गलत कहां, इसमें एक गुंजाइश कहां होती है? अगर कोई अदालत अगर कह रही है कि आप एफआईआर दर्ज करने से पहले ये प्रोसीजर है, आप फॉर्म भर के ले जाइए, सारा फिलअप करके ले जाइए कि आपने ये ऐसे इंक्वायरी किया और मजिस्ट्रेट को दीजिए, और मजिस्ट्रेट अगर संतुष्ट होता है तो अरेस्ट कीजिए। अरेस्ट होने से और या एफआईआर दर्ज करने से तुमने मना नहीं किया ना, एफआईआर तो तभी दर्ज होगा, तभी तो उसके बाद से जांच प्रक्रिया शुरू होगी। फिर देखिए, अरेस्ट इस
पूरे प्रोविजन का सबसे अहम हिस्सा था। यही एक चीज है जो पतियों को, सास ससुर कोई भी हो, उनको इस चीज से रोकती है कि वो कल को कोई दुर्व्यवहार करेंगे अपनी बहू के साथ तो वो जेल जा सकते हैं। आज वो डर बहुत हद तक खत्म हो गया। अभी तो जेल जाएंगे ना, 2 ही हफ्ते की मोहलत मिली है उन्होंने, तुरंत गिरफ्तारी और 2 हफ्ते बाद की गिरफ्तारी से ये पूरी धारणा कैसे बदल जाती है? थोड़ा और इसको साफ से समझाइए। 2 हफ्ते में वो फरार हो सकते हैं, 2 हफ्ते में वो देश छोड़ सकते हैं, 2 हफ्ते में बहुत कुछ हो सकता है, 2 हफ्ते में वो एविडेंस मिटा सकते हैं, 2 हफ्ते में वो लड़की को जला भी सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आज भी इस देश में, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम चाइना से आगे निकलना चाहते हैं, और इस देश में आज भी पुलिस तो सक्रिय हो गई ना, अगर लड़की ने शिकायत कर दिया तो 116% इंक्रीज है 498A के केसेस में 2002 से 2012, तो 10 साल में ओवर 100% इंक्रीज हुआ है इंसिडेंट्स में। हर आप एक 498A का केस होता है हर 4 मिनट में। तो मतलब जब तक आपका ये शो शुरू हुआ है और खत्म होगा तब तक कम से कम 4 रेप केसेस हो चुके हैं। पर आप इसे इस रूप में नहीं देखती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कम से कम इसके गलत इस्तेमाल को तो रोकने का प्रयास कर रहा है ना ये आदेश? गलत इस्तेमाल तो एक चीज है, उन्होंने कानून को खत्म नहीं किया गलत इस्तेमाल के नाम से, सिर्फ एक प्रोविजन जोड़ा है कि ऐसे कीजिए ताकि इसका मिसयूज ना हो। पर मेरा ख्याल ये था कि सेक्शन 41B जिसकी आप चर्चा कर रहे थे वो ऑलरेडी सीआरपीसी में है, उन्होंने ऐड नहीं किया है, वो लेके नहीं आए हैं। वो बहुत पुराना प्रोविजन है सीआरपीसी का और बड़ा माना हुआ प्रोविजन है, पुलिस उसी के हिसाब से अरेस्ट करती है। तो उसको उन्हें ना क्लैरिफाई करने की जरूरत थी, ना उन्हें उसे समझाने की जरूरत थी, वो था, पुलिस उसको देख के ही अरेस्ट करती थी। तो आपने आज ये कह दिया कि ऑटोमेटिक अरेस्ट मत करो, मैजिस्ट्रेट के पास जाओ, 2 हफ्ते में एविडेंस ही खत्म हो जाएगी, 2 हफ्ते में वो लड़की को ही जला देंगे, तो आप पुलिस क्या जोर नहीं दे रही है ना, अगर पुलिस उसका पालन नहीं कर रही है, अब उसे एक व्यवस्था बना दिया कि आप किसी को अरेस्ट कर लें, कोई दूसरे शहर में रिश्तेदार है उसको भी पकड़ लाएं, हो सकता है दूसरे शहर में भी उसको बैठ के कोई दूर से भी टॉर्चर कर सकता है ना, कर सकते हैं। लेकिन अगर ये व्यवस्था बना दी है कि उन्होंने नहीं कहा कि आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे, उन्होंने इतना कहा है कि आप इसको प्रक्रिया, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि इसका इस भावना पे क्या असर पड़ रहा है, मतलब कि कोई फर्क पड़ रहा है क्या? देखिए भावना पे भी असर पड़ा, क्योंकि आज आदमी में वो डर नहीं रहेगा, और भावना से ज्यादा लीगली क्या असर पड़ा, कल को वो फरार हो सकते हैं। 2 हफ्ते बहुत टाइम होता है फरार होने के लिए, लड़की को मारने के लिए, लड़की को तंग करने के लिए, लड़की को डराने के लिए कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ये कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा अगर तुमने ये वापस नहीं लिया। तो कहां रह गया इस लॉ का कोई इफेक्ट? ठीक है, आप लोग संतुष्ट हैं इतने से ये जो प्रोविजन जोड़ा गया दीपिका? आप तो 498A के खिलाफ ही आप लोग आवाज उठाते हैं। आप बिल्कुल सीधा बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए। मैं थोड़ी सी 2-3 चीजें बोलूंगी। पहली बात तो ये कि आज के टाइम पे 498A में जब FIR फाइल होती है या केस रजिस्टर होता है तो लड़की ऑलरेडी अपने घर होती है, तो ये जो जलाने की बात है ये बिल्कुल मतलब वो ऑलरेडी अपने घर पे है, वो एक बहुत सिक्योर एटमॉस्फेयर में है, अपने माता पिता के पास है। हमेशा ही घर पे, ये कहाँ से पता चलेगा कि हमेशा ही वो घर पे है? सड़क पे भी हो सकती है। नहीं, कुछ मामलों में तो मैं भी जानता हूँ कि जिसमें लड़की के माँ बाप ने लड़की को ही डिसोन कर दिया कि जाओ तुम हटो वहां से, वापस जाओ और मामले को ठीक करो। खैर ठीक है, आप बताएं, आप अपनी बात करिए। दूसरी चीज की इमीडिएटली FIR फाइल होकर अरेस्ट नहीं होता, ये गलत बात है। वेस्ट बंगाल की वेबसाइट जहाँ पे एवरीडे डेटा अवेलेबल है, वहाँ पे हर रोज अरेस्ट होता है और काफी अच्छी तादाद में होता है। वेस्ट बंगाल के काफी हाई नंबर है 498A का, तो एवरीडे अरेस्ट होता है, विदाउट किसी इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट होता है, विदाउट किसी एविडेंस अरेस्ट होता है। CRPC 41 गाइडलाइंस 2010 में आ गई थी, जैसा कि मैम बोल रही हैं कि वो इम्प्लीमेंट होती है, वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर वो इम्प्लीमेंट होती तो ये जो अरेस्ट नंबर्स हैं वो साल दर साल बढ़ते नहीं। 2013 में 2,22,000 हुए हैं, इस जजमेंट में तो 2012 का डेटा है, 2013 में 2,22,000। सबसे बड़ी बात जो मैं बोलना चाहूंगी, जो ये संख्या बढ़ी है वो फर्जी मामलों से ही बढ़ी है, उसमें ठीक है कुछ मामले जरूर होंगे, हम इसी निष्कर्ष पे ऐसे क्यों पहुंच जाएं? नहीं, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा कि सारे के सारे मामले फर्जी हैं। जिन मामलों में एविडेंस है तो उसमें कन्विक्शन रेट भी है उतना ही। मैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ वो ये बोलना चाहती हूँ कि सारे लोग बहुत ज्यादा इस जजमेंट का नेगेटिव उसमें बोल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, बहुत पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसमें बोली है कि महिलाएं जो घर की माँ है या
बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, जिसका अपने ससुराल में पूरा का पूरा वो है, उसको, उसके पति को या कोई और दूसरी की चाची ताई मामी हैं, उनको पकड़ के आप ले आते हैं, तो वो भी तो महिलाएं हैं, अगर उनके भी तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी तो ज्यादती हो रही है। तो अगर आप एक महिला को आप जस्टिस देना चाह रहे हैं और उस पे 5.5 लाख महिलाओं का इन केसेस में अरेस्ट हो चुका है, तो कोई ना कोई रीजन है जो सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट पर आई है। और बहुत समय से ये चीज बोली जा रही है, ये पहली जजमेंट नहीं है, आपने भी जैसे स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारा ये भी जजमेंट है कि इसमें छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। दोनों तरह की बातें, हाँ, दोनों तरह की बातें हैं, दोनों तरह की बातें में बिल्कुल मुझे ये जजमेंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पुलिस के ऊपर अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो लड़की को भी जस्टिस दे पाएंगे और वो लड़के जो कि गलत फंसे हैं उनको भी जस्टिस दे पाएंगे। क्योंकि पुलिस को अगर अरेस्ट करते हैं तो भी प्रॉपर रीजंस देने हैं, और अगर अरेस्ट नहीं करते हैं तो भी प्रॉपर रीजंस देने हैं। इसका मतलब अगर मैजिस्ट्रेट देखता है कि लड़की के साथ सही में गलत हुआ है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जेन्युइन विक्टिम होता है, उनके केसेस में कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं करती है पुलिस। कम से कम इन फर्जी केसों से ये राहत महसूस की जा सकती है कि 2 लाख में अगर 1 लाख फर्जी है तो 1 लाख बिना दहेज की शादी होती है। ये तो है ना। देखिए वो दहेज वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। अब देखिए अगर देखिए सेटलमेंट में अगर कोई 40 लाख रुपए मांग रहा है, 30 लाख रुपए मांग रहा है, तो उसको आप रिवर्स दहेज बोलेंगे क्या? नहीं, उसको वो क्यों बोलेंगे? क्यों? ठीक है, क्यों? चलिए आप मुझे बता दीजिए कि जो फ्लेविया ने कहा, मैं पहले ये 498A जो है कमजोर हो गया इसके बाद से। देखिए आप अगर जजमेंट पढ़ेंगे फ्लेविया जी, इंडिविजुअल केस की बात, मुझे पता है कि आपके केस में उसके साथ गलत हुआ और कोर्ट ने भी माना, नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअली बात नहीं कर रहा हूँ ना, केस में फैक्ट्स में बात कर रहा हूँ। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे, फ्लेविया जी पढ़ेंगे, कहीं से भी कोर्ट ने डाइल्यूट नहीं किया सेक्शन को। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अगर उसे अरेस्ट करना है तब भी रीजन देने हैं और नहीं करना तब भी रीजन देने हैं। और दोनों स्टेजेस को जो कंसर्न मजिस्ट्रेट होगा वो इवेल्युएट करेगा। उन्हें लगता है कि नहीं, फॉर these reasons अरेस्ट नेसेसरी है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये जजमेंट है 2 तरीके से, एक हिस्टोरिक जजमेंट। एक तो इसमें कोर्ट ने एक पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया। आप देखिए एक केस हुआ, मान लीजिए कि गलत है या सही जो भी है, एक आदमी, सही केस है, ऐसे लेके चलते हैं, 6 महीने तक जेल रहा, उसे बेल नहीं मिली, अल्टीमेटली उसका एक्विटल हो जाता है, और वो 6 महीने कौन उसे वापस करेगा? ये तो हर कानून में है, इसमें हर कानून में ऐसी स्थिति आ सकती है, किसी के हर कानून किसी को लेकर भी हर कानून में ऐसी स्थिति आ सकती है। ये एक बहुत ही इजी वे है। एक पूरी फैमिली के हर कानून में आप देखेंगे कि पुरुष होगा। यहाँ क्या होता है कि मनी एक्सटॉर्ट करने के लिए, दूसरी पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए, ये सॉर्ट करके उसकी सिस्टर्स, अनमैरिड सिस्टर जो अब्रॉड भी रह रहे हैं, दूसरी जगह रह रहे हैं, सबको लाके इम्प्लीकेट कर दिया जाता है। मैं आपको एक इंस्टांस देता हूँ, मेरा अपना किया हुआ केस है। एक केस है, शादी नहीं, वैसे वो एक केस पे नहीं जा सकते, फिर मेरे पास भी 1 लाख केस हैं कि जिसमें लड़कियों को सताया गया, अमेरिका से उसकी ननद फोन करती थी या भौजाई फोन करती थी या दहेज वसूलवाती थी। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कर देने से क्या अब ये रुक जाएगा? रुकने के लिए अगर ये मिसयूज हो रहा है 498 का, तो ये रुक जाएगा? आपको लगता है रुक जाएगा? पर्सनल लिबर्टी को कोर्ट ने ये नहीं कहा। तो सारा कुछ मामला अगर आप पुलिस के विवेक पे छोड़ देंगे कि वो संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, तो वहां मैनिपुलेट नहीं होगा। आई एम सॉरी, पुलिस के विवेक पे नहीं छोड़ा गया है, जुडिशियल स्क्रूटनी। आप बताइए, अगर मुझे ऐसा लग रहा था, आप बताइए क्यों नहीं छोड़ा गया? आप जो इसमें लगा कि पुलिस ऑफिसर संतुष्ट हो जाएगा जांच के बाद, तब वो FIR करेगा। जो डायरेक्शन 5 और 6 है, उसमें कोर्ट ने क्लियर लिखा हुआ है कि विद इन 2 वीक्स अगर आपको अरेस्ट नहीं करना है, आप उसके रीजन रिकॉर्ड करेंगे। वो रीजंस आप मजिस्ट्रेट को भेजेंगे, मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, जुडिशियली उसे स्क्रूटनाइज करेगा, और आपको अरेस्ट करना, उसके रीजंस भी आपको भेजने पड़ेंगे कोर्ट को, इस चीज के लिए मुझे ये अरेस्ट चाहिए। फिर कोर्ट जस्टिफाई करेगा। ये नहीं है पुलिस को कोई डिस्क्रिप्शन दे सका। पुलिस की अकाउंटेबिलिटी हिस्टोरिक है, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी पहला जजमेंट है इसमें लीगल सिस्टम में पुलिस और कोर्ट दोनों की अकाउंटेबिलिटी। ये भी नहीं है, कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बिना किसी रीजन के उसे सिंपली ऐसे ही अप्रूव कर देते हैं। इसमें कौशल की एक बात में दम है कि उस जजमेंट में भी लिखा है कि अगर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसर दोनों ने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, गलत तरीके से गिरफ्तारी की तो, या गलत तरीके से किसी गिरफ्तार होने योग्य व्यक्ति को छोड़ दिया तो भी दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मजिस्ट्रेट को भी नहीं छोड़ा है और पुलिस को भी नहीं छोड़ा है इस फैसले में। तो आपको नहीं लगता कि ज्यादा एक तरह का चेक बनाया गया है, और वो चेक जो है वो बचने के लिए कम है, ज्यादा संतुलित करने के लिए है?
आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी मुझे ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशंस जो है, अरेस्ट क्यों होते हैं और वो सीआरपीसी का सेक्शन 41 क्यों है कि वो इंक्वायरी स्मूथली हो सके, कि वो अक्यूज उसमें इंटरफियर ना करे। अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट पहला करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करके उसके बाद में अरेस्ट मांगे तो कोर्ट पूछेगा अभी क्यों अरेस्ट करने के, तुम्हारा इंक्वायरी पूरी हो गई, और इंक्वायरी पूरे होने का वो मौका ही नहीं लेंगे तो उसके बाद में बोलेंगे अभी अरेस्ट करने का जरूरी नहीं। तो केस में क्या हुआ? लेकिन आज हम हमारे देश में रेप का केस देखो कि उसमें 15% कन्विक्शन है। इसका मतलब है कि क्या 85 निर्दोष है लेकिन उनका सबका अरेस्ट होता है, उनको बेल नहीं मिलता है। तो इसका क्या कि सबको बेल में हम छोड़े और वो एक बच्चे के ऊपर रेप करते हैं, एक औरत के ऊपर रेप करते हैं, तो ये पूरा खुले हवा में फ्रीली घूमे, ये हम चाहते क्या? तो फैमिली में आते हैं तो क्यों हमारा विचार बदलते हैं? मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एटीट्यूड ऑफ द जज, कि सर्टेन प्रिजम्पशंस इन दैट जजमेंट। मैं तो वो नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा मुझे, मैं जज की उनका एटीट्यूड क्या, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, मैं नहीं जानता। मुझे लगता है कि हमारी अपनी एक सीमा होती है। मैं फैसले की आलोचना कर सकता हूँ पर उन्होंने उस पर डाउट नहीं एट्रीब्यूट कर सकता कि कोई किसी तरह का सस्पेशन, ये मेरे दायरे में नहीं आता है। लेकिन फिर भी पर नेहा एक बात बताइए कि ये सारा जो इसमें अगर अदालत ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट तक के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि इसमें ज्यादा जवाबदेही फिक्स की गई है? नहीं, जवाबदेही बिल्कुल है, पर जवाबदेही एक और सवाल है। हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पूछता हूँ, मुझे और इसकी क्लैरिटी चाहिए। जी, जवाबदेही किसकी कॉस्ट पे फिक्स हुई है? जवाबदेही बहुत अच्छी चीज है, क्रिमिनल लॉ में आज की डेट में बहुत जरूरी है पुलिस की जवाबदेही। मैजिस्ट्रेट, दो लोग हैं, मजिस्ट्रेट और जो पुलिस इंस्पेक्टर है, दोनों मतलब कानून के निगाह में आ जाता है। अगर कोई लड़की मामला दर्ज कर रही है तो मैं अपनी तरफ से ऐसा समझता हूं। इस केस में जो जजमेंट है उसमें पुलिस पे काफी कुछ इम्प्यूट किया गया है कि पुलिस का ही इन्फ्लुएंस कई तरह से इन्फ्लुएंस हो जाती है। वो सही भी हो सकता है, बहुत केसेस में सही भी है। बहुत अच्छी बात है, पुलिस के लिए जवाबदेही है, पर किसकी कॉस्ट पे है? लड़की की कॉस्ट पे क्यों है? लड़की की कॉस्ट पे क्यों नहीं है? इस देश में आपको अगर दबाना है तो आप लड़की को ही दबाएंगे, उसी के राइट्स दबाएंगे, उसी की सारी चीजें दबाएंगे, आप लड़के की कभी नहीं दबाएंगे। ये सोसाइटी इतनी पेट्रियार्कल है। वो जो माइंडसेट की बात कर रही हैं मिस एग्नेस, मैं उनसे बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि इट स्पीक्स बहुत कहता है ये माइंडसेट के बारे में हमारे, कि हम लड़की की कॉस्ट पे, कि वो 2 हफ्ते में चाहे जला दी जाए, वो 498A का केस 304B का डाउरी डेथ बन जाए। तो कौशल जी, एक बात बताइए, कोई कानून अगर बनता है तो उसको बेलेबल बनाया जाता है, कॉग्निजेंस के लिए बनाया जाता है, तो कुछ सोच के बनाया जाता है। नॉन बेलेबल क्यों बनाया जाता है? नॉन बेलेबल क्यों बनाया जाता है? नॉन बेलेबल का कोई वहां नहीं, तो ये कैटेगरी ही नहीं रखनी चाहिए। फिर तो हर कैटेगरी से आप हटा दीजिए नॉन बेलेबल होने का। देखिए, क्योंकि पुलिस मिसयूज करती है, परिवार लड़की पीड़िता मिसयूज करती है, हर कानून से हटा दीजिए। क्वेश्चन किया है आपने। कोर्ट ने इसमें यह भी किया कि कॉम्प्रोमाइज में कुछ नॉन वेलेबल ऑफेंसेस, उसमें कॉम्प्रोमाइज परमिट भी किया है, कुछ में नहीं किया है। कोर्ट ने कहा हीनियस क्राइम्स, उसके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हीनियस क्राइम्स हैं जैसे मर्डर है, डिकॉइटी है, किडनैपिंग है, रेप है। कोर्ट ने अरेस्ट के लिए कोई वो नहीं किया कि इन केसेस में, देखिए अरेस्ट जैसे 41A में भी लिखे हुए हैं, 2 चीज और होती हैं अरेस्ट करने के लिए। एक तो अगर कोई मिस्टीरियस केस है, आपको अनर्थ करना है, दूसरा आपको कुछ रिकवर करना है। अब जो जज इस तरीके के एक FIR होती है, उसमें ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे इनोसेंट हो या सारे के सारे वो क्राइम किया ही हो। पर आप देखिए, आप यूपी से आते हैं, आपको इतना तो अनुभव होगा जो व्यवहार में होता है, ठीक है, भले ही आपने अपने मुवक्किल के लिए मुकदमा जीता है, कोई लड़की जाके किसी थाने में जाके शिकायत दर्ज कराए, ठीक है, और थानेदार कहे कि ठीक है अभी हम अरेस्ट नहीं करेंगे, वो खुला छोड़ता है, तब तक वो लड़की वल्नरेबल है ना, वो किसी के भी हाथ आ सकती है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है ना। तो आप उस तरह जो नेहा कह रही हैं, आप उसके लिहाज से भी तो सोचेंगे ना कि फिर उसका क्या होगा, क्या उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है इस वक्त? उस पॉइंट पे मैं आता हूँ। ये एक इंडिविजुअल केस लाइक है। जो समाज सरेआम बैठ के दहेज लेता है, कार्ड छापता है, बांटता है, सबको बुलाता है, वीडियो बनाता है, उस पे इतना भरोसा हम कैसे कर लें? नेहा जी तो बहुत वो इतना निर्दोष तो नहीं हो सकता है ना। तो जो लड़की उस सिस्टम से बाहर निकली है, उसका प्रोटेक्शन तो कहीं नहीं है, उसका माँ बाप का घर भी नहीं है। आप देखिए, आप दहेज के केस में अगर आप देखेंगे तो वो सबसे होगा कि इस तरह से मैंने अपने आप को बचाया और मैं अपने माँ बाप के घर पे आ गई। इसमें जो एविडेंस है, जैसे नेहा जी ने कहा कि सारा एविडेंस खत्म कर दिया जाएगा, एक पर्सन से रिलेटेड है, उसको सारी फैक्ट्स की नॉलेज है, मेरे साथ कैसे हुआ, कुछ ऐसे
एविडेंसेस आपको कलेक्ट नहीं करने हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए या वो लैब में भेजे जाएंगे, उसके फैक्ट्स हैं, उसके फैक्ट्स पे केस मर्डर चलेगा। हो जाए, किसी का वही जला दे और पुलिस लड़की का घर, सिर्फ लड़की ही नहीं जाएगी मामला दर्ज कराने, लड़की का परिवार जाता है मामला दर्ज कराने और 2 हफ्ते तक उसको छोड़ दिया जाएगा। जी, अब मैं आपको इसका एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका एक वो हाइपोथेटिकल, तो मर्डर हो गया ना, तो मर्डर का तो मर्डर की तरह ट्रीट करेंगे ना फिर वो, तो अगर दहेज मामले में हुआ है तो उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी ना। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, आप कह रहे हैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका मैं एक हाइपोथेटिकल आपको आंसर देता हूं। नहीं, हाइपोथेटिकल कहां है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब एक आपने कहा कि अगर उसे नहीं पकड़ा 2 हफ्ते में और उसे मार दिया, एक आदमी को आपने उसी टाइम अरेस्ट कर लिया, 2 हफ्ते बाद वो जेल से बाहर आ गया, 2 हफ्ते बाद भी तो वो मार सकता है। ऐसा है, इसमें लड़की अपने माँ बाप के घर पे जाती है, वहां पे पुलिस प्रोटेक्ट होती है, तो और फिर तो हत्या के मामले से ही नॉन अवेलेबल हटा देना चाहिए फिर। नॉन अवेलेबल हीनियस क्राइम्स है, उनकी कैटेगरी दूसरी है। ये हीनियस नहीं है क्या? ये वाला हीनियस नहीं है। 498 है, उसमें हीनियस क्राइम में नहीं आता है, उस कैटेगरी में जो लॉ में सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं उसमें नहीं आता है। मैं एक सेकंड, मैं फ्लेविया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फ्लेविया, एक और बात है कि मैं थोड़ा सा ये जानना चाहता हूँ, क्या आप इस बात को अपनी बात में जगह नहीं देना चाहेंगी कि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसका ये इस्तेमाल हुआ है और जिसकी वजह से ना सिर्फ जो मुख्य आरोपी है वो, बल्कि उसके दूर दराज के रिश्तेदार भी गिरफ्तार किए गए हैं? ऐसा ना हो, इसे रोकने के लिए और क्या किया जा सकता था? इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है क्या, या ऐसा भी ये होता रहे और साथ साथ इंसाफ की लड़ाई भी चलती रहे साथ में? दोनों स्थिति आपको मंजूर है? आप ये समझ लेना की कोशिश करो कि हमारे देश में औरतों का परिस्थिति क्या है, उनका स्टेटस क्या है। इतना लॉस बन के बाद भी आज जो औरतों को हस्बैंड के घर में मारा जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं, उनका संख्या क्या है? पूरा देश में औरतों का ऊपर जो क्रूअल्टी होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसका संख्या क्या है? तो कितना हद तक उसको मिसयूज होता है, कितना हद तक उसका यूज भी नहीं होता है। औरत 10 बारी पुलिस थाने में गई तभी उसका एफआईआर दर्ज होता है। उसके लिए क्या है? तो इसीलिए हमको ये कहना है कि 498 ये ब्रॉडर है, सिर्फ दहेज का मामले में नहीं, क्रूअल्टी के मामला में भी ये दर्ज होते हैं। इसीलिए हमको ये कहना है कि आप इसका एक शुल्क रूप से देगा, उसका जो गंभीरता है वो कम करेंगे तो किसी का मन में डर नहीं रहेगा। और दूसरा मेरे को चीज कहना है कि अरेस्ट जो करने का है वो औरत नहीं करती है, ना औरत के माँ बाप करते। उसमें जो पुलिस व्यवस्था में जितना करप्शन है कि किसको करना किसको नहीं करना, गरीब है तो नहीं करना, वो पैसे वाले है तो पैसा लेके करना, वो व्यवस्था को आप चेंज करो कि गिरफ्तार औरत और उसका फैमिली नहीं करते, पुलिस देख के चुन के करते कि इस मामले में मैं अरेस्ट करूंगा, उनका इधर करेगा उधर करेगा। पर फिर भी फ्लेविया, क्या किसी कानून के लिए पुलिस के ऊपर वो आप सोच लेना। मैं एक छोटा सा सवाल, क्या किसी कानून की बेहतरी के लिए ये अच्छा नहीं है? सिर्फ 498 पर नहीं, ये 498 में ही नहीं, सब गुना में ऐसा ही होते। ये पुलिस व्यवस्था ऐसा ही है, किसका कभी एमएलए आते हैं, कभी कुछ पॉलिटिशियन आते हैं, कभी और कुछ आते हैं और दीपिका दर्ज होते हैं, नहीं तो गुना दर्ज नहीं होते। ठीक है फ्लेविया, जो एक बात करेंगे 498A जो है वो सिर्फ दहेज का ही मामला नहीं है। एक औरत की जब हत्या होती है इन सब परिस्थितियों तो वो भी एक मामला है ना। दोनों को साथ देखना चाहिए, वो कानून उसका है। तो एक मामले में जहां हीनियस क्राइम होता है वहां तो लड़की के साथ इंसाफ कैसे मिलेगा? इस जो सवाल मैंने कौशल जी से भी पूछा था, कैसे मिलेगा फिर? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी रविश, ये 498 बहुत अच्छा लॉ, बहुत ही अच्छी इंटेंशन से बनाया गया था, लड़कियों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। मुझे हिस्ट्री बैकग्राउंड पता है किस लिए लॉ आया था। जब आप कहते हैं 498A में द पर्सन हैज बीन ब्रूटलाइज्ड, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति होगी कि उसकी आत्महत्या करने की स्थिति आ गई। मेंटल क्रूअल्टी, जो कि मैम बार बार बोल रही है कि इट्स नॉट अबाउट ओनली डाउरी, वो मेंटल क्रूअल्टी भी उसमें है। तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कुछ तो एविडेंस होगा, कुछ तो ग्राउंड्स होंगे कि वो लड़की अपने माता पिता के साथ जाके पुलिस में कंप्लेंट करेगी। तो कुछ तो ये माता पिता वाले एंगल पे ना एतराज है, ये माता पिता वाला साथ नहीं देता है, सब नहीं देता है ये हर मामले में। ये बहुत अलग अलग मामला है। नहीं, मुझे लगता है उसके माता पिता हो सकता है लंदन में रहते हो, यहाँ से भाग के बेचारी कहीं से चली है दिल्ली से, और पता नहीं वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची है। माता पिता लंदन में रहते हैं। दूसरी बात, गरीब हो चाहे जो हो, मुझे औरत से मुझे लेना देना है, उसके अमीर गरीबी से लेना देना नहीं। नहीं, मैं अमीरी गरीबी से वैसे भी उसको कोरिलेट नहीं कर रही हूँ। तो सबके माँ बाप लंदन में नहीं रहते हैं। लंदन का मतलब आप चेन्नई भी समझ आप अगर आप पुलिस स्टेशन में या वुमेन सेल्स में जाके देख लीजिए, अपने माता पिता के साथ, मामा मामी सबके साथ वो आती हैं, वो
कंप्लेंट दर्ज कराती हैं, वहां पे दोनों की बातचीत होती है। एक और चीज, ये पूरा का पूरा इतना बवाल हो रहा है, बवाल नहीं हो रहा, हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आज के टाइम पे बेल कितने दिनों में मिल जाती है? 2, 4, 10, 16 दिन, चलिए मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद बेल मिल जाती है ना, तो उसके बाद क्या कुछ नहीं हो सकता? अगर आप एविडेंस दे रहे हैं, अगर आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपने पुलिस को 16 दिन में छूट जाए वो ठीक है ना? 16 दिन बाद गिरफ्तार हो जाए, 16 दिन पहले गिरफ्तार हो जाए तो परिवार टूट जाता है। मैं ये बोल रही हूँ कि आप अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा ज्यादती हुई है, तो 16 दिन क्यों? उनको बहुत अच्छी तरह से जेल में रखिए, लंबे। अगर उस इंसान ने कुछ किया है, लेकिन अगर उस रविश, आपको प्लीज ये एफआईआर जस्टिफाई करनी पड़ेगी, अरेस्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एफआईआर आपको पढ़नी चाहिए। आप अगर एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको 15 एफआईआर में से 12 एक जैसी दिखेंगी। मरे हुए लोगों का भी नाम लिखा जाता है। वो मैं नहीं मान सकता, वो ठीक है कि ये मैं जरूर मानता हूं कि मैंने खुद देखा है कि इसका नुकसान हुआ है, इसका गलत इस्तेमाल हुआ है, पर आप क्या उसके प्रति संवेदनशील नहीं है क्या? इसके साथ साथ ये इतना गैप क्यों हो जा रहा है डायलॉग में कि अगर एक सबके अधिकारी हैं, अगर किसी को गलत फंसाया जा रहा है तो उसके भी प्रोटेक्शन तो होना ही चाहिए। लोग ऐसे इसीलिए इस कानून की सामाजिक विश्वसनीयता को लेकर संदिग्धता पैदा कर दी जाती है। रविश, आप जस्ट अ सेकंड, आई एम सो सॉरी रविश, अगर इस चीज का मिसयूज पहले, अगर जब शुरू हुआ था और ये बात आ गई थी बाहर की मिसयूज हो रहा है इस लॉ का, अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अगर उस टाइम पे कुछ ना कुछ कर्ब लगा दिया जाता तो इस सिचुएशन में ही नहीं होते। जेन्युइन विक्टिम्स के ऊपर फॉल्स विक्टिम ज्यादा ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस है। मैं ये समझती हूँ, पहली बात तो बेल का जो आइडिया है वो बहुत अलग है। बेल आदमी को जेल अरेस्ट करना इसलिए जरूरी होता है कि उसकी पुलिस से इंटेरोगेशन हो सके, एविडेंस निकल सके, आप पुलिस ये साबित कर सके कि कल कोर्ट में कि हमारा केस ये सही क्यों है। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि इतना गैप क्यों है दोनों साइड्स में, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इसी जजमेंट में लिखा हुआ है, जज साहब कह रहे हैं कि 15% कन्विक्शन रेट है, और वो कह रहे हैं 15% कन्विक्शन रेट है इसलिए मिसयूज होता है। आप ये समझिए कि अगर 15% कन्विक्शन है तो उन 85% केसेस में पुलिस क्यों नहीं प्रूव कर पा रही अपना केस? 85% केसेस तो गलत नहीं है, सिर्फ कंपाउंडिंग जो कि हम कहते हैं समझौता हो गया पति पत्नी में, वो है 1.9%। तो बाकी जो 98% केसेस हैं उनमें समझौता नहीं हो रहा है, और उनमें जो केस आगे बढ़ रहा है उसमें कन्विक्शन है सिर्फ 15%। तो बाकी 85% केसेस का क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि पुलिस के पास एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है। सबूत क्यों नहीं है? उनके पास पुलिस के लिए 10 सेकंड में बता दीजिए कि अब तो आपको ये इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत दूर हो गई ना। 94% केसेस में चार्जशीट फाइल हुई थी। चार्जशीट फाइल होने का मतलब है कि पुलिस को किसी तरह के सबूत मिले होंगे इस केस में। कुछ नहीं, उसमें मैं नहीं जानता। अब आपको लगता है ना कि गलत इस्तेमाल नहीं होगा? होपफुली। और अगर इसका अगर आधार कमजोर हो गया तो आपकी इसकी चिंता नहीं है कि इसका फिर नुकसान औरतों को ही होगा? मैं तो कहती हूँ जो लॉ है उसको अगर उसकी टोटलिटी में इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम लोग यहाँ पर आते ही नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये अदालत का फैसला है। लगातार 2 दिनों तक मतलब ये कानूनी पक्ष में मैं फंस गया लगता है। जरा सा उम्मीद करता हूँ कि लोगों के घर में दहेज के टीवी सेट अभी हट गए होंगे, मेरी टीआरपी भी कम हो जाएगी। रिवर्स डाउरी वाली बात को बिल्कुल इग्नोर कर नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, हम ब्रेक के बाद इराक में बड़ी हालत खराब है। 46 भारतीय नर्सों को ISIS के आतंकी जबरन अपने साथ ले गए। कहां ले गए पता नहीं है, सरकार निगाह रखे हुए है, उसके लिए वहां फंसे भारतीयों को निकालना मुश्किल हो रहा है। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन 40 भारतीय जो पिछले 1 साल से सऊदी अरब की जेल में बंद हैं, भारत सरकार उनको अब तक क्यों नहीं निकालकर भारत ला पाई है? परिवार वालों के मुताबिक नेस्मा एंड पार्टनर्स कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले इन भारतीयों का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने एक साथी की मौत का मुआवजा मांगा और नारेबाजी की। परिवार पिछले सरकार में जो विदेश मंत्री थे सलमान खुर्शीद से भी मिले थे, लेकिन नतीजा नहीं निकला। अब वो सुषमा स्वराज से भी मिले हैं। देखिए परिवार वालों के दर्द की पूरी दास्तान। ब्रेक के बाद उमा शंकर सिंह ने ये लोड ले लिया है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, और वो काफी गंभीरता से आए थे कि इनकी लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद